नमस्कार, ये है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। आज पूरा देश सलमान खान को मिली जमानत की बात कर रहा है। 13 साल के बाद उन्हें सजा होती है और सिर्फ 48 घंटे में ऊपरी अदालत उस सजा पर रोक लगा देती है। नतीजा सलमान खान छूट जाते हैं। लेकिन आज हम सलमान खान की बात नहीं करेंगे, आज हम रविंद्र पाटिल की बात करेंगे। रविंद्र पाटिल वो नाम है जिनकी गवाही ने इंसाफ की उम्मीद जगाई। इंसाफ होता हुआ नजर भी आया, फैसला आया, लेकिन 2 दिन बाद पता चला कि उनकी गवाही का कोई निर्णायक मतलब नहीं था। फुटपाथ पर सोते हुए लोगों को कुचल देने के बावजूद सलमान आजाद छूट गए। हाईकोर्ट के फैसले से सलमान और उनके वकील भले विजेता महसूस कर रहे हों, लेकिन रविंद्र पाटिल आज हार गए हैं। रविंद्र पाटिल मुंबई पुलिस के कांस्टेबल थे। उन्हें सलमान खान की सुरक्षा में लगाया गया था और 27 सितंबर 2002 की रात जब सलमान खान ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को शराब के नशे में कुचला तो पाटिल उनके साथ थे। उस रात की पूरी कहानी उन्होंने कोर्ट को बताई थी। लेकिन उसी रात के बाद पाटिल की अपनी दुनिया बदल गई, या यूं कहें कि उनकी दुनिया उजड़ गई। 2007 में मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते हुए उनकी मौत हुई, लेकिन आज उनकी दूसरी मौत हुई है। उन्होंने जो देखा था, जो झेला था, वो उनकी जीने की इच्छा पर भारी पड़ा। रात भर मुलाकातियों का तांता लगा रहा। बॉलीवुड में कौन था जो मिलने नहीं पहुंचा सलमान खान से? राज ठाकरे को पहली बार सार्वजनिक तौर पर किसी के घर जाते देखा गया। सुबह हुई तो लगा जैसे कुछ ऐसा होने वाला है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। सलमान खान कुछ ही समय बाद यहाँ पहुँचेंगे। मीडिया के सामने है, सलमान के घर के अन्य लोग हैं वो कोर्ट में पहुँच जाएंगे। सलमान को बेल मिल गई है तो बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट से हाईकोर्ट का फैसला मीडिया के लिए सिमट कर शून्य रह गया था। 13 साल पहले एक आदमी को कुचलकर मार डालने और भाग जाने की अपराधी सलमान खान की कैद और आजादी के बीच हिंदुस्तान की रफ्तार थम सी गई थी। 1.5 घंटे के बाद खबर आई सलमान खान फिलहाल आजाद है। उनको जमानत दी गई है 30,000 रुपीज की और सुनवाई जो है वो जुलाई में अंतिम सुनवाई होगी। और क्या सही क्या गलत। सलमान के लिए तो ये रिहाई थी, लेकिन रविंद्र पाटिल के लिए मौत के बाद मिली एक और कैद। सलमान जीत गए और रविंद्र पाटिल हार गए। सलमान की सजा पर रोक ने रविंद्र पाटिल की मौत को बेमतलब बना दिया था। 6 मई को जिस दिन ऑर्डर आया था उस दिन सलमान खान को हिरासत में लिया जाना चाहिए था और आज सही ढंग से उनकी जमानत, उनकी सजा का निलंबन होना चाहिए था। रविंद्र पाटिल मुंबई पुलिस का वो सिपाही था जिसे महकमे ने वीआईपी के तौर पर सलमान खान की हिफाजत में तैनात किया था। जिस रात नशे में धुत सलमान ने अपनी 5 लोगों को कुचल डाला था, उस रात रविंद्र पाटिल उसी गाड़ी में सलमान खान की हिफाजत में तैनात थे। बिल्कुल पुलिस ने उसकी सपोर्ट नहीं करी, उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और इसीलिए आज जो है सलमान के बचाव पक्ष जो था बार बार कह रहा था कि रविंद्र पाटिल को अरेस्ट करके प्रेशर में करके उससे ये स्टेटमेंट लिया गया। रविंद्र पाटिल के बयान का एक एक शब्द निचली अदालत के लिए सूत्रवाक्य की तरह था। सलमान के ड्राइवर की तमाम गलत बयानियों के बावजूद पाटिल के कहे पर कोर्ट ने एतबार किया। पाटिल ने कहा था, मेरे सामने हुआ था सब कुछ। सलमान के बचाव पक्ष कोशिश करेंगे कि रविंद्र पाटिल का जो स्टेटमेंट है उसको ड्रॉप करा दिया जाए और सिर्फ रविंद्र पाटिल के स्टेटमेंट पे ही सेशंस कोर्ट ने उनको गैर इरादतन हत्या की सजा सुनाई है। अब
अफसोस ये है कि पाटिल अपनी गवाही को पत्थर की लकीर कहने के लिए जीवित नहीं रहे। फुटपाथ पर गाड़ी नशे में धुत सलमान ने चढ़ाई थी और पटरी से जिंदगी रविंद्र पाटिल की उतर गई थी। 4 अक्टूबर 2007 को पाटिल मुंबई के एक म्युनिसिपल अस्पताल में तड़पते हुए मरे। 8 मई 2015 को उनकी दूसरी मौत हुई। सलमान की आजादी इस बात का सबूत है कि उनकी गवाही बेकार गई। विनोद जगदाले के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज 24। दुनिया के लिए रविंद्र पाटिल एक मामूली कांस्टेबल थे, लेकिन असल में वो एक बड़ी लड़ाई के सूत्रधार की तरह थे। रविंद्र पाटिल मर गए, लेकिन सलमान खान के वकीलों ने उन्हें झूठा साबित करने में पूरी ताकत झोंक दी। निचली अदालत ने पाटिल के एक एक शब्द को एतबार के काबिल माना। तो पाटिल ऐसा क्या जानते थे कि सलमान को अपनी जिंदगी मुश्किल लगने लगी थी? ऐसा क्या बताया था अदालत को पाटिल ने कि गरीब, लाचार और बेबस आदमी से लड़ने के लिए सलमान को लाखों रुपए रोज मेहनताना लेने वाले वकीलों की पलटन खड़ी करनी पड़ी? आप देखिए कि रविंद्र पाटिल के सीने में कौन सा राज छिपा था। आपको सलमान की आजादी की कीमत का अंदाजा लगाने में सहूलियत होगी। सलमान खान ने जब अमेरिकन बेकरी के सामने लोगों को कुचला, जब अमेरिकन बेकरी का शटर तोड़ा, फुटपाथ पर सो रहे लोगों को तड़पता छोड़कर जब भागे, तो मुंबई पुलिस के कांस्टेबल रविंद्र पाटिल शुरू से आखिर तक उनके साथ। अदालत के सामने उन्होंने पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से बयान की थी। 28 सितंबर 2002 को मैं सुरक्षा शाखा के साथ जुड़ा हुआ था। मुझे सलमान खान का बॉडीगार्ड तैनात किया गया था और उन्हीं के साथ था। 27 सितंबर 2002 की रात 9:30 बजे सलमान और कमाल खान अपने घर से बाहर निकले और मुझसे कहा कि वो जुहू के रेन बार जा रहे हैं। आरोपी के पास टोयोटा लैंड क्रूजर कार थी जिसका नंबर MH01DA32 था। कार खुद आरोपी चला रहा था। सलमान ने अपने बयान में कहा है कि वो पानी पीने के लिए रेन बार गए थे। हालांकि इसका सच रेन बार के कर्मचारी अदालत को बता चुके हैं, लेकिन जब वो रेन बार से बाहर निकले तो पाटिल इंतजार कर रहे थे। सलमान और कमाल होटल के अंदर चले गए और मुझे बाहर इंतजार करने को कहा। सुहेल खान का बॉडीगार्ड भी मुझे वहाँ मिला। कुछ घंटे के बाद आरोपी और कमाल खान बाहर आए। आरोपी ड्राइविंग सीट पर खुद बैठा और मैं उनके बगल में, कमाल पीछे बैठे हुए थे। रेन बार से निकलकर वो JW मैरियट गए। वहाँ उन्होंने मुझे फिर से बाहर इंतजार करने को कहा। होटल के अंदर जो हुआ उसकी गवाही सलमान को शराब परोसने वाले बारटेंडर ने दी है। 6 पैक व्हाइट रम पीकर सलमान जब बाहर निकले तो न तो उनका खुद पर अख्तियार था और न ही गाड़ी पर। इसके बावजूद वो फिर से ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गए थे। रात 2:15 बजे वो बाहर निकले। जब आरोपी ड्राइविंग सीट पर बैठा तो मैंने पूछा कि क्या वो कार चलाने की हालत में है। उसने मुझे दरकिनार कर दिया। आरोपी कार को 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा था। हिल रोड जंक्शन से पहले मैंने आरोपी से रफ्तार धीमी करने को कहा क्योंकि वहां से दाहिने मुड़ना था। उसने मुझे फिर दरकिनार कर दिया। आरोपी ने कार पर नियंत्रण खो दिया और कार फुटपाथ पर चढ़ा दी। इसके बाद की कहानी पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन दुनिया को यह कहानी रविंद्र पाटिल ने ही सुनाई थी, क्योंकि अकेले वही थे जो पूरी घटना में शुरू से आखिर तक सलमान के साथ थे और उनके भाग जाने के बाद अमेरिकन बेकरी के सामने पुलिस के साथ। कार अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी से टकरा गई थी। उसका शटर टूट गया था। लोगों में चीख पुकार मच गई थी। चारों तरफ लोग जमा हो गए थे। तब मैंने अपना परिचय पत्र दिखाया और कहा कि मैं पुलिस वाला हूँ। तब जाकर वो शांत हुए। तब तक आरोपी और कमाल खान मौके से भाग गए थे। मैंने कार के पास जाकर देखा तो एक आदमी बुरी तरह घायल था और 4 दूसरे कार के नीचे फंसे हुए थे। मैंने खुद कंट्रोल रूम को फोन किया और बांद्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई। रविंद्र पाटिल ने सलमान खान की मासूमियत का खोल उतार कर रख दिया था, लेकिन जब तक उनके वकील उनके बयान की अहमियत को समझ पाते, उनसे सवाल कर पाते, बहुत देर हो चुकी थी। ये घटना इसलिए घटी कि कार बहुत तेज रफ्तार में थी और आरोपी भयानक नशे में था, जिसकी वजह से वो मोड़ पर कार से काबू खो बैठा। रविंद्र पाटिल की गवाही ने सलमान खान के केस को पूरी तरह बदल दिया। बड़ी दौलत और बड़ी दलीलें भी
पाटिल की गवाही को झूठा साबित नहीं कर सकी, लेकिन अपनी गवाही को पुख्ता, ठोस और अकाट्य साबित करने से पहले ही उन्होंने दुनिया को ठोकर मार दी। अभिलाषा सिंह के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज 24। रविंद्र पाटिल की गवाही के बिना इस केस को यहां तक नहीं पहुंचाया जा सकता था, लेकिन अब आपको रविंद्र पाटिल की जिंदगी के बारे में बताते हैं। उनके जिंदगी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह इसलिए जरूरी है कि पाटिल की मौत देश के एक बहुत ताकतवर, बहुत रईस और बहुत लोकप्रिय आदमी के खिलाफ मजबूती से खड़े एक गवाह की कहानी है। सलमान की जिंदगी 2002 की उस रात के बाद भी सड़क पर नहीं आई, लेकिन रविंद्र पाटिल नाम का उनका बॉडीगार्ड बर्बाद हो गया। उसकी नौकरी चली गई, उसे भगोड़ा साबित किया गया, गिरफ्तार हुआ और आखिर में वो मर गया। जब रविंद्र पाटिल मुंबई पुलिस में तैनात हुआ था तो वो एक खूबसूरत, हंसमुख और दिलदार नौजवान था। वो बेहतर दिनों के ख्वाब देखता था, दोस्तों के साथ फिल्में देखता था, छुट्टी के दिन चौपाटी पर दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता था और सोचता था कि एक दिन मुंबई उसे अपना घर देगी, लेकिन मुंबई ने उससे जिंदगी भी छीन ली। 27 सितंबर 2002 की रात जो हुआ था, उसका सदमा रविंद्र पाटिल को ले डूबा, क्योंकि सत्य, सौदे और संघर्ष के त्रिकोण के बीच उनका अस्तित्व रोज उनके साहस का इम्तिहान ले रहा था। ये केस 10 साल इसीलिए चलाया गया कि इसमें इतने लूप होल्स हो जाए, इतना गलतियां डाल दी जाए कि ये केस जो है सलमान बाइज्जत बरी हो जाए। रविंद्र पाटिल सलमान की गलती के सबसे मासूम शिकार थे, जिसके बारे में दुनिया को कुछ खबर नहीं। सलमान ने कभी पलट कर नहीं देखा कि उनकी हिफाजत करने की नौकरी एक आदमी को कैसे खत्म करती जा रही है। सबसे पहले रविंद्र पाटिल की नौकरी चली गई, फिर रविंद्र पाटिल को गायब घोषित किया गया, फिर रविंद्र पाटिल को भगोड़ा घोषित कर दिया गया और इसके बाद रविंद्र पाटिल को जेल में डाल दिया गया। ये सारी सजाएं इसलिए कि वो सलमान के गुनाह के इकलौते गवाह थे। पाटिल को जानने वाले बताते हैं कि उन पर अपना बयान बदलने का भारी दबाव था। इसके लिए कई लोगों ने कई तरह से कोशिशें की थी, लेकिन वो किसी भी लालच या धमकी के सामने हथियार डालने को तैयार नहीं थे। आप ये बताइए कि रविंद्र पाटिल को आप जानते थे, कहाँ रहते थे वो? हाँ, हमारे ही बिल्डिंग में रहता था, ऊपर 3 माले पे। तो आखिरी समय में कैसा था, उनको क्या हो गया था? क्या उनको पैसे वैसे ही कमी थी और क्या क्या चीजें थी? टीबी हो गया था उनको, बस काम पे नहीं जा रहा था, इधर बैठ के। लंबी अदालती प्रक्रिया ने रविंद्र पाटिल के जीने की इच्छा ही खत्म कर दी थी। लगातार 5 बार अदालत में पेश न होने पर पुलिस ने उन्हें पकड़कर आर्थर रोड जेल में डाल दिया था। जेल में उन्हें खूंखार अपराधियों के साथ रखा गया। पाटिल के साथ जेल में बहुत बुरा सलूक हुआ। कहते हैं कैदियों ने उन्हें तरह तरह की यातना दी थी। पाटिल जब जेल से छूटे तो दुनिया उनके लिए खत्म हो चुकी थी। एक गोरे चिट्टे छरहरे और खूबसूरत नौजवान की जगह हड्डियों के ढांचे ने ले ली थी। इधर सलमान मौज में थे, लगातार फिल्में कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, दौलत का अंबार लगा रहे थे और रविंद्र पाटिल उसी मुंबई की सड़कों पर भीख मांग रहे थे। हादसे के बाद से उनकी सेहत के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती चली गई थी। हालात इस कदर खराब हो गए थे कि इसके अलावा उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। पिछले दिनों के दर्द ने सलमान खान के पुराने बॉडीगार्ड को दुनिया से बेगाना बना दिया था। नए पैसे भी से कुछ नहीं रहते थे उनके पास, वो घर में 2 दिन मर के पड़ा था, बस बाकी कुछ मालूम नहीं अपने। एक ऐसा गवाह जिस पर भारतीय सिनेमा के नए सुपरस्टार का भविष्य निर्भर था, उसे सबने बिसार दिया था। बताते हैं कि रविंद्र पाटिल भीख में मिले पैसों से दिन रात शराब पीता था और फुटपाथ पर ही सो जाता। इस लत ने उन्हें टीबी का मरीज बना दिया था। 2007 में किसी ने उन्हें सेवरी म्यूनिसिपल अस्पताल में दाखिल कराया, लेकिन शारीरिक कमजोरी की वजह से दवाओं ने असर नहीं किया और 4 अक्टूबर 2004 को अस्पताल में ही पाटिल ने दम तोड़ दिया। सलमान, पुलिस, मीडिया और परिवार ने पाटिल को उनके सबसे बुरे वक्त में भुला दिया था। सलमान खान जैसे ताकतवर आदमी के खिलाफ गवाही देने की जिद की वजह से परिवार ने रविंद्र पाटिल को घर से बाहर निकाल दिया और कभी वापस नहीं लिया।
डर कहिए या नफरत, लेकिन जब रविंद्र पाटिल की अस्पताल में मौत हुई तो घर का कोई भी सदस्य उनके साथ नहीं था। किसी ने उनकी लाश पर दावा नहीं किया और किसी ने उनकी अर्थी को कंधा नहीं दिया। इस देश में अमीर और ताकतवर लोगों को जेल भेजना इतना मुश्किल क्यों होता है? ऐसे दर्जनों किस्से हैं जिसमें बड़े वकीलों ने अपने रईस और ताकतवर मुवक्किलों के खिलाफ आए निचली अदालत के फैसले पर देखते ही देखते रोक लगवा ली। 20 साल चले उन मामलों का अंत में कुछ नहीं बनता। राजनीति से फिल्म तक और उद्योग से कारोबार तक ऐसी हस्तियों की लंबी कतार है जिन्हें लंबी लड़ाई के बाद सजा हुई लेकिन वो जेल से बाहर हैं। सलमान खान छूट गए का मतलब हाईकोर्ट का फैसला आने तक कम से कम जेल नहीं जाएंगे। इसी के साथ ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या बड़े लोगों को जेल भेजना इतना मुश्किल होता है? इस देश के अंदर अभी भी गरीब और सामान्य आदमी को न्याय मिलने में बड़ी परेशानी होती है। पैसे वाले लोग, जिनके रसूख हैं, वे लोग, उनको जो है अंत में अंतिम रूप से सजा मिलना बड़ा कठिन काम है। ये सिर्फ सलमान खान का मामला नहीं है। जब भी बड़ी हस्तियों की बात आती है, कानून की उन्हीं धाराओं का मतलब वकील बदल देते हैं। 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में संजय दत्त को 20 साल बाद 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई। आतंकवाद की धाराओं को हटा दिया गया और एक लंबी लड़ाई के बाद 5 साल की सजा हुई। लेकिन 2 साल में वो 134 दिन या तो पैरोल पर और नहीं तो फरलों पर बाहर रह चुके हैं। अभिनेताओं से लेकर नेताओं तक की एक लंबी कड़ी है जिन्हें 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद निचली अदालत ने सजा सुनाई और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर बाहर आ गए। एक आम आदमी के मन में शंका आती है कि क्या आम आदमी को इसी प्रकार का न्याय मिल सकता है? यही एक भावना आम आदमी के दिल में जरूर होती। तो क्या बड़े लोग कानून की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं या फिर बड़े वकील जांच एजेंसियों की कोताही का फायदा उठाकर अपने मुवक्किलों को साफ बचा ले जाते हैं? अब देखिए कि चारा घोटाले में फंसे लालू यादव को लंबे ड्रामे के बाद सजा हुई और पटना हाई कोर्ट ने साल 2000 में 10 मई को अस्थायी जमानत दे दी। लालू यादव की जमानत पूरे 25 बार हाई कोर्ट ने बढ़ाई। 3 अक्टूबर 2012 को रांची के सीबीआई कोर्ट ने आखिरकार उन्हें 5 साल की कठोर सजा दी। लेकिन 13 दिसंबर 2013 से लालू सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर बाहर है। ऐसा ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता के साथ हुआ। आय से ज्यादा संपत्ति बनाने के मामले में जयललिता का राजनीतिक करियर डामाडोल हो गया। वो पहली मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया, लेकिन जेल में वो भी नहीं है। बेईमानी से रुपया कमाने के आरोप में जयललिता को 18 साल बाद सजा हुई। 27 सितंबर 2014 को अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई। 66 करोड़ की बेईमानी के मामले में 100 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। इस वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी जयललिता को हाथ धोना पड़ा। लेकिन 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर जयललिता बाहर आ गई। इंसाफ की ऐसी तमाम लड़ाइयां हैं जिनके गुनहगार बहुत बड़े लोग थे। उन्होंने पहले तो बड़े वकीलों के दम पर कानूनी प्रक्रिया को जितना मुमकिन था उतना लंबा खींचा। इसके बाद जब अदालत ने फैसला सुनाया तो ऊंची अदालत से जमानत लेकर आजाद जीवन जीने लगे। ऐसे हर फैसले के साथ इंसाफ हार जाता है, क्योंकि उन घटनाओं का अंत में कसूरवार कोई नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कई बार सच इतना कड़वा होता है कि दिल कहता है ये सच क्यों है।